गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर चल रहा है वैद्युत चालन का, उसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस नियम को ठीक है इस नियम को इस नियम को जर्मन विश्वविद्यालय, यानी कि जर्मनी का जो विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स, वहाँ के एक प्रोफेसर थे जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने सन 1827 ईस्वी में यह बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो, बात बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर साल एग्जाम में आता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी और उसमें बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है वह नियत होता है। ठीक है, बात समझ में आई? मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जॉर्ज साइमन ओम जो जर्मन विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर थे, उन्होंने सन 1827 ईस्वी में लोगों को यह बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए, यानी कि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, जैसे चालक मान लीजिए कोई तार हो गया, कोई छड़ हो गया, ठीक है, सब चालक होते हैं, तो उनकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस स्थिति में जो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर होता है और उसमें जो बहने वाली धारा होती है, उन दोनों का जो अनुपात होता है वह होता है कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, वह क्या होता है? वह होता है कांस्टेंट, यानी कि V/I = कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट होता है वह क्या होता है, यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है V/I = R। यही क्या होता है? यही कांस्टेंट होता है, यानी कि यही नियत होता है। बात समझ में आई? यही क्या होता है? यही नियत होता है। ये R क्या है? R जो है वैद्युत प्रतिरोध है, यानी कि इलेक्ट्रिक, आगे समझ में आ रहा है ना? प्रतिरोध तो क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? R = V/I। यही तो होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यही होता है ना? तो V/I = R, यही कांस्टेंट होता है। तो मान लीजिए ये क्या होगा? V = I × R, ऐसे होता है। ये तो कांस्टेंट है, तो V ∝ I। इसका मतलब यह हुआ कि यदि धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा। बात समझ में आई? या विभवांतर घटेगा तो धारा भी घटेगी। बात समझ में आई? तो अगर इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझें तो V/I = क्या होता है? R। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल सहायता समझे। अगर मान लीजिए V जो है, विभव जो है स्टूडेंट्स, अगर 10 हो, ठीक है, तो इसमें I कितना होगी? धारा कितना होगी? मान लीजिए 10 हो, तो धारा हम मान लेते हैं 5। धारा कितना मान लेते हैं? 5। ठीक है, तो 5 × 10 ओम। ठीक है, बात समझ में आई? अगर हम अब बात हो रही है कि विभव बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, विभव घटेगा तो धारा भी घटेगी। मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर विभव 20 हो और आपके जो I धारा है वो कितना हो? कितना एम्पियर हो? 5 × 10, तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए 2 ओम। इसी तरह ये 30 हो और ये 15 हो तो कितना हो जाएगा? 2 ओम।
तीनों केसेस में देखिए धारा अगर बढ़ रही है, यहाँ देखिए बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है तो 2 ओम, और ऊपर देखिए घटते हुए क्रम में जा रहा है तो भी जो वैद्युत प्रतिरोध में मिल रहा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हमें प्राप्त हो रहा है, उसका मान क्या है, उसका मान जो है वो फिक्स है, वो नहीं बदला। ठीक है, यानी कि V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये जो नियत है, जो कांस्टेंट है आपका, वो क्या है, वैद्युत प्रतिरोध R है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब हम इसके बाद जिस नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे वह है इसके बाद हम जिस नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे वह है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन दी basis of drift velocity। ठीक है स्टूडेंट्स, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अनुगमन वेग मैंने आपको बताया था क्या होता है, अच्छी तरीके से समझाया था। तो जैसे मान लीजिए ये कोई हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ये कोई हमने मान लिया कि कोई चालक है, कोई धातु का तार है, चालक को हम सुचालक भी बोलते हैं और अचालक को कुचालक बोला जाता है। ठीक है, तो ये कोई धातु का तार हमने ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, या कोई भी चालक मतलब क्या, जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाए और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, तभी तो आवेशों का प्रवाह होता है, तो उसी को चालक बोलते हैं। ठीक है, तो इस चालक को हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया स्टूडेंट्स, एक बैटरी से, इस चालक को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, यानी कि चालक के ए सिरे को बैटरी से हमने जोड़ दिया। बात समझ में आई? और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि जब बैटरी से जोड़ेंगे तो इनके बीच विभवांतर, इसके बीच, इनके चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। पता है आपको, चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो जब विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश रखा हुआ होता है, यदि वह आवेश अगर पॉजिटिव है, ठीक है, यदि वह आवेश पॉजिटिव है तो वैद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाएगा और जो उसकी दिशा होगी वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी। ठीक है, अगर वह निगेटिव है आवेश, मतलब अगर वह चार्ज निगेटिव है तो वैद्युत क्षेत्र जो है उस पर बल तो लगाएगा, लेकिन जो उसकी दिशा होगी वह किसकी दिशा, उस आवेश की दिशा जो होगी वह विपरीत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है स्टूडेंट्स, वह माइनस से
प्लस की ओर, यानी कि जस्ट विपरीत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव है इसलिए जस्ट विपरीत। ठीक है, बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ? मान लेते हैं कि माना एक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित वैद्युत बल, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित वैद्युत बल, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित वैद्युत बल, तो भाई जब वैद्युत क्षेत्र से बल लगाएगा तो क्या होता है, F इक्वल टू QE, ये आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद करिए वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या बहुत सारी चीजें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले ही चैप्टर में आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो वैद्युत बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू E इंटू ये कितना हो जाएगा V बाई L, चूंकि Q इज इक्वल टू E, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों का जो है आवेश है, और E इज इक्वल टू V बाई L। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू EV अपॉन L, EV अपॉन L। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया। क्या मान लिया? इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉनों का मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। ठीक है, तथा अगर इसका हम क्षेत्रफल देखें, क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हम ले लेते हैं, इसका क्षेत्रफल हम A ले लेते हैं। ठीक है, और सपोज दैट हम यहाँ पे अपने हिसाब से, ठीक है, हम यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं, कुंजी, इसको बोलते हैं कुंजी। क्या बोलते हैं, कुंजी, कि भाई स्विच ऑन करेंगे तो धारा प्रवाहित होगी, नहीं स्विच ऑन करेंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। भाई स्विच ऑन करेंगे तो बत्ती जलेगी, पंखा चलेगा, नहीं स्विच ऑन करेंगे तो बत्ती पंखा कुछ नहीं चलेगा। तो हमने कुंजी लगा दिया। ठीक है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, तो F इज इक्वल टू EV अपॉन L, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब देखिए, मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m है, तब इस बल के कारण, जो इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है, तब इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, तब इस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों पर उत्पन्न त्वरण, ठीक है, त्वरण की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों पर उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू F बाई M। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का यूज समीकरण 2 में करेंगे, यानी कि यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, A इज इक्वल टू EV अपॉन ML। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 3। इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो परमाणु की बाहरी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि पदार्थ से बाहर निकल जाते हैं, वो पदार्थ के भीतर ही अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, और जब पदार्थ के भीतर अनियमित गति करते हैं स्टूडेंट्स, तो वह धनायनों से टकराते रहते हैं, वह धनायनों से टकराते हैं, इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, किसी से भी टकरा सकते हैं। उनकी टकराएंगे तो भाई दिशा तो बदलेगी, जरूरी थोड़ी कि इससे टकराएंगे, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला तो इससे टकराया, तो जरूरी थोड़ी कि इससे टकराएगा, इससे भी टकरा सकता है, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ भी जा सकता है, यहाँ जाने के बाद यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, किसी भी दो धनायनों से वो टकराएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जब टकराता है तो भाई हम कहते हैं कि आपको अगर स्कूल से घर जाना है तो कुछ समय लगता ही है। शांतिकाल मैंने आपको पढ़ाया था, रिडक्शन टाइम, तो उसमें क्या बताया था, समयांतराल को ही उसमें क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए इसका जो समयांतराल है वह टाउ है। क्या मान लेते हैं, इसका जो समयांतराल है वो टाउ है, और तब इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो वेग में वृद्धि होगी वो क्या होगी, ए टाउ। ठीक है, मान लेते हैं कि यदि किसी क्षण
वैद्युत क्षेत्र न हो, वैद्युत क्षेत्र न हो या वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो उसका औसत ऊष्मीय वेग है, औसत ऊष्मीय वेग किसका, इलेक्ट्रॉन का जो औसत ऊष्मीय वेग जो है u1 हो, ठीक है, तब और अचानक उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, उस चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, तो उसका औसत ऊष्मीय वेग जो होगा वो कितना हो जाएगा, वह बढ़कर हो जाएगा u1 प्लस a टाउ 1। और टाउ 1 क्या है, टाउ 1 जो है आपका वह है दो धनायनों के बीच का लिया गया समांतराल, ठीक है। तो इस फिगर को मैं मिटा रहा हूं, इस फिगर को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए तो चालक में n इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने क्या मानी थी n, चालक में n इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन या अपवाह वेग, औसत अनुगमन वेग, ठीक है। हमको औसत अनुगमन वेग निकालना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग यानी कि इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, उसकी सहायता से हम ओम के नियम का सत्यापन कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो Vd इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Vd इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो Vd इज इक्वल टू हो जाएगा un प्लस a टाउ 1 u2 प्लस a टाउ 2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स u3 प्लस a टाउ 3 और ये हो जाएगा सबका बटा n। बात समझ में आई। ये इसको लिख सकते हैं Vd इज इक्वल टू un प्लस u2 प्लस u3 un, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम n मान लिया, ठीक है। बात समझ में आई। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स a टाउ 1 टाउ 2 डॉट 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 टाउ n और इसको हमने मान लिया n। क्लियर हुआ यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं है। अब हम जानते हैं कि ये जो होता है, ये औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वह शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो परमाणु की कक्षा जो होता है छोड़कर बाहर जाता है उसको, तो पदार्थ के भीतर अनियमित गति करता है, ठीक है। मतलब उसकी कोई दिशा भी नहीं होती और मुक्त रूप से वह गति करता रहता है, ठीक है। जब दिशा ही नहीं होगी तो उसने कोई कार्य नहीं किया। जब उसने कोई कार्य ही नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो औसत ऊष्मीय वेग है वह क्या हो गया, वह शून्य हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा Vd इज इक्वल टू 0 प्लस a टाउ। बात समझ में आई। क्योंकि टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ 1 अपॉन n इज इक्वल टू टाउ, ठीक है। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Vd इज इक्वल टू a टाउ। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3, यहां ध्यान से देखिए a इज इक्वल टू ev अपॉन ml है। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, यानी कि a की वैल्यू को हम उसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा Vd इज इक्वल टू ev अपॉन ml इंटू टाउ। क्या मिलेगा, ev अपॉन ml इंटू टाउ। क्लियर हुआ। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 5। क्या मान ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 5। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, Vd इज इक्वल टू ev अपॉन ml इंटू टाउ। क्लियर हुआ। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हमने एक रिलेशन निकाला था अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। हमें क्या मिला था, I इज इक्वल टू NEVDA, ये मिला था। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा NE, इसमें N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E क्या है, आवेश की मात्रा है,
ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग है, और जो a होता है वह क्षेत्रफल होता है चालक का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हमको vd की वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा या vd इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। कितना हो जाएगा, vd इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। क्लियर हुआ यहां तक? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, यानी कि समीकरण नंबर 6 का समीकरण नंबर एन ई ए। माफ करिएगा, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा गलती हो गई, ऐसे नहीं होगा। I इज इक्वल टू एनी वी डी ए है, तो वी डी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू एन ई भी अपॉन एम एल इंटू टाउ। अब v को इधर लेते आए, I अपॉन v इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम एल इंटू टाउ। ठीक है, ये हो जाएगा आई भी, ये हो जाएगा, मान लीजिए इसको पलट दें तो v अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ। बात समझ में आई? और हमको पता है कि v अपॉन आई इज इक्वल टू कैपिटल R होता है, तो R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यही क्या है, यही ओम का नियम है। बात समझ में आई? यही ओम का नियम है। क्या है, यही ओम का नियम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लगभग 1 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग, मानता हूं कि मैं 1 घंटे की वीडियो देखना इतना आसान नहीं हो, भी फिजिक्स इतना टफ विषय होता है, लेकिन आप लोग किसी भी बड़े वीडियो को देखने का तरीका जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई हम बता रहे हैं तो 3 लेक्चर आपने, जैसे कि 3 पॉइंट आपने 15-20 मिनट में देख लिया, फिर उसको 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या अगले दिन उसको नेक्स्ट पॉइंट को देख लीजिए। ठीक है, ऐसे कोई चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे कोई वीडियो देखना रहता है, 1 घंटे का वीडियो चाहे 2 घंटे का वीडियो हो, तो पहले मैं उसको 20 मिनट देख लेता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, फिर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद फिर 20 मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही देखने का तरीका होता है। 1 घंटे से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पढ़ने वाले कभी घबराते भी नहीं है, बहुत सीधी बात। ठीक है, तो आइए अब हम बात करेंगे इसके बाद, ये तो प्रूफ हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वह है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट आएगा वह आएगा धातुओं पर। किस पर? धातुओं पर, यानी कि ऑन मेटल्स, धातुओं पर। धातुओं पर कैसे ताप का प्रभाव, मतलब कि धातुओं पर ताप का प्रभाव पड़ने पर उसकी प्रतिरोधकता में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अंतर होगा, क्या असर होगा, ये पता करना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो अगर हम धातुओं की बात करें, मेटल्स की बात करें, तो हमें पता है कि धातुओं की जो चालकता होती है, धातुओं की जो चालकता होती है वह बहुत अधिक होती है। ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि धातुओं की जो चालकता होती है वह बहुत अधिक होती है। ठीक है, बात समझ में आई? यदि मान लीजिए हम कोई एक धातु का तार ले लें, हम कोई एक धातु का तार ले लें, ठीक है, यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, इस धातु के तार का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, टेम्परेचर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि धातुओं में जो चालकता होती है वो बहुत अधिक होती है। तो अगर हम कोई धातु का तार ले लें और उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो जाहिर सी बात है इसका जो प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोधकता कहिए चाहे प्रतिरोध कहिए, विशिष्ट प्रतिरोध चाहे प्रतिरोधकता, बात एक ही है, इसका जो प्रतिरोधकता है या प्रतिरोध है वह क्या है? वह भी बढ़ता जाएगा, वह भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितना T बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोधकता बढ़ेगी। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोधकता को रो से डिनोट किया जाता है और इसको R से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसी अनुपात में प्रतिरोधकता भी बढ़ती जाएगी। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू रो प्रोपोर्शनल टू T। क्या कह सकते हैं? R प्रोपोर्शनल टू रो प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर हुआ यहाँ तक? R प्रोपोर्शनल टू रो प्रोपोर्शनल टू T। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बन सकता है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई धातुओं पर। और जो दूसरा आपका है वह है मिश्र धातुओं पर, यानी कि एलॉयज, ऑन एलॉयज। ठीक है, ALLOYS, ठीक, एलॉयज। अगर हम मिश्र धातुओं की बात करें तो जो मिश्र धातुओं की चालकता होती है इन धातुओं की अपेक्षा कुछ कम होती है। ठीक है, और जैसे ही हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इनमें होने वाली वृद्धि, जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनमें जो होने वाली वृद्धि होती है वह धातुओं की अपेक्षा कुछ कम होती है। ठीक है, धातुओं की अपेक्षा कुछ कम होती है। ठीक है, ये एक एक्यूरेट आपकी एक सरल रेखा बन रही है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ की बात कर लें, अगर यहाँ की बात कर लें मिश्र धातुओं की, तो इसका जो ओरिजिन होता है, इसका जो मूल बिंदु O होता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनेगी, यहां से कुछ हट करके यहां से बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ हट करके यहां से बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर हुआ यहां तक? ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, ये इस तरह से नहीं समझाया गया। ठीक, मैं ग्राफ के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, कुछ अलग तरीका है। ठीक है, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट, तो मिश्र भाई, अब अर्धचालकों पर, अर्धचालक क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर, मैंने तो पढ़ाया था। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक पदार्थों से, चालक मतलब चालक पदार्थ को हम सुचालक भी बोलते हैं, चालक पदार्थों से कम लेकिन अचालक पदार्थों से ज़्यादा होती है। अचालक को हम कुचालक भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम बात समझिएगा, इनका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका जो प्रतिरोध है वह कम हो जाएगा। ठीक है, इनका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका जो प्रतिरोध है वह क्या हो जाएगा? वह कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसको लिख सकते हैं R। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई आपको? अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें? ग्राफ की बात करें, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये तो था आपका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद जिस नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, जिस नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वह है इसके बाद जिस नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे वह क्या है? वह है स्टूडेंट्स वह है आपका वैद्युत ऊर्जा। क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। बात समझ में आई? जब किसी परिपथ में, ध्यान दीजिएगा इसके डिफिनीशन के बारे में, जब किसी परिपथ में, ठीक है, जब किसी परिपथ में किसी स्रोत द्वारा आवेश को प्रवाहित किया जाता है, यानी कि इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यदि किसी स्रोत के द्वारा या जब किसी स्रोत के द्वारा किसी परिपथ में, जब किसी स्रोत के द्वारा किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य उस परिपथ की वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमने कोई एक चालक ले लिया, ठीक है, और इसको हमने एक बैटरी से क्या कर दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया। हमने एक चालक ले लिया और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। क्लियर हुआ? चालक, कंडक्टर, बैटरी से जोड़ दिया। क्लियर? बात समझ में आई? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? ठीक है, तो क्या बताया मैंने बताया कि जब किसी स्रोत द्वारा, स्रोत क्या है? स्रोत यही है। स्रोत क्या है? स्रोत ये बैटरी है। स्रोत मतलब क्या भाई? आप किसी को कुछ दे रहे हो। स्रोत मतलब क्या? जैसे मान लीजिए मैं स्रोत हूं और मैं किसी को पानी पिला रहा हूं, चाहे मैं किसी को खाना दे रहा हूं, चाहे कुछ भी दे रहा हूं, तो मैं तो स्रोत होगा ना देने का, सोर्स। तो ये बैटरी क्या है? ये बैटरी स्रोत है। ठीक है, जब किसी स्रोत के द्वारा परिपथ में आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो उस आवेश को प्रवाहित करने में जाहिर सी बात है कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वह कार्य ही उस परिपथ की वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? तो हमें पता है कि W बराबर, हमें पता है कि V इज इक्वल टू होता है Q बाई W बाई Q। यहां मैं लिख देता हूं वी नो दैट, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू कितना होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स W इज इक्वल टू V इंटू Q। W इज इक्वल टू V इंटू Q। बात समझ में आई? तो अगर V इंटू Q होता है तो लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है कि वैद्युत धारा I इज इक्वल टू Q बाई T होता है। वैद्युत धारा I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, और ये हो जाता है स्टूडेंट्स कितना? वैद्युत धारा I इज इक्वल टू Q बाई T। क्लियर दिख रहा है? तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स आपका Q इज इक्वल टू I इंटू T। अगर हम V की बात करें तो
V, तो हम जानते हैं कि V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है, तो ये R इज इक्वल टू, माफ करिएगा, तो ये V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर। V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर। ठीक है, तो ये लिख लेंगे स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू I इंटू आर और इंटू I इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी। बात समझ में आई यहाँ तक? और यहाँ से देखें, क्योंकि V इज इक्वल टू आई इंटू आर आया था, V इज इक्वल टू कितना आया था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर आया था। और यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं यहाँ से देखूँ तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू वी बाई आर। बोलिए होगा कि नहीं होगा? I इज इक्वल टू वी बाई आर होगा ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे या W इज इक्वल टू आई स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। बात समझ में आई? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स W इज इक्वल टू, एक आर से एक आर कट जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। बात समझ में आई? और ये हो जाएगा जूल। कितना हो जाएगा? जूल, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक जूल होता है। क्लियर? अब हम इसके बाद जिस नए पॉइंट की बात करेंगे वह है इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि वैद्युत शक्ति। ठीक है, इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक, कैपिटल P से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक, तो वैद्युत शक्ति क्या होती है? किसी वैद्युत परिपथ में, जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम वैद्युत शक्ति बोलते हैं। बात समझ में आई? यानी कि वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, यानी कि वैद्युत जो ऊर्जा है वह क्षय होती है, यानी कि लॉस होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू वैद्युत ऊर्जा को W से इंटू 1 अपॉन टी। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू कितना, P इज इक्वल टू W बाई टी। P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई टी। क्लियर? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अभी हमने W का मान निकाला था। W इज इक्वल टू कितना मिला था, W इज इक्वल टू मिला था, क्योंकि हमें V इज इक्वल टू मिला था कितना, W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू कितना मिला था, V इंटू Q। W इज इक्वल टू कितना मिला था, V इंटू Q। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू V इंटू Q अपॉन T। ठीक है स्टूडेंट्स, तो V की जो वैल्यू मिली थी हमें, V की वैल्यू कितनी मिली थी, V की जो वैल्यू मिली थी I इंटू आर, कितनी मिली थी, I इंटू आर। और Q की बात करें, कैपिटल Q की बात करें, तो Q इज इक्वल टू कितना मिला था, I इंटू टी। क्लियर? और यहाँ पे कितना हो जाएगा, T। इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, कितना मिलेगा, I स्क्वायर R। और I इज इक्वल टू कितना मिला था, V बाई R मिला था। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R से R कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा स्टूडेंट्स P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R वाट। ठीक है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R वाट। ठीक है, और इसका एक दूसरा मात्रक होता है हॉर्स पावर। एक दूसरा मात्रक होता है हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। क्लियर? ये तो था इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके बाद जिस नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इसके बाद जिस नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे स्टूडेंट्स,
वह है ओमीय परिपथ तथा अनओमीय परिपथ, यानी कि ओमिक सर्किट एंड नॉन ओमिक सर्किट। ठीक है, वे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, वे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं। बात समझ में आई? वे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः, यही तो होता है ओम का नियम, या V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब तो यही हुआ, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, या प्रोपोर्शनल टू I। तो वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय परिपथ कहते हैं, तथा वे परिपथ जो ओम के नियम का, इस नियम का पालन ही नहीं करते, उन्हें अनओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो एक पॉइंट आता है वह है आपका अनओमीय प्रतिरोध तथा ओमीय प्रतिरोध, यानी कि ओमिक रेजिस्टेंस एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। क्लियर? तो इसमें हम इस प्रकार लिख सकते हैं, या इस प्रकार मैं इसको बता दे रहा हूँ, परिभाषित कर दे रहा हूँ कि वे चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः या पूर्ण रूप से या पूर्णतया पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं, और ओमीय चालक का प्रतिरोध ही ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ में आई? यानी कि इसका पूर्णतः पालन कर रहे हैं, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसके बीच, अगर मैं इसके बीच ग्राफ बनाऊं, अगर VI के बीच, ठीक है, ग्राफ बनाऊं, तो इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ क्या बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि इसके पूर्णतः पालन करते हैं। ठीक, अगर मैं अनओमीय प्रतिरोध की बात करूं, अनओमीय प्रतिरोध की, तो अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है? वे प्रतिरोध, माफ करिएगा, कि वे चालक जो ओम के नियम का, यानी कि यही इस नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते या पालन ही नहीं करते, उन्हें हम अनओमीय चालक बोलते हैं, तथा उनके प्रतिरोधों को हम अनओमीय प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें कुछ, अगर हम जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल देखें इसके लिए, अगर हम फ्लैश लाइट के लिए, किसके लिए? अगर हम फ्लैश लाइट के लिए एग्जांपल देखें, फ्लैश लाइट के लिए, तो फ्लैश लाइट कुछ इस तरह से होगा, ग्राफ जो बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसका ग्राफ बनेगा फ्लैश लाइट के लिए वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ठीक है, ये फ्लैश लाइट के लिए हो गया। और हम डायोड वाल्व के लिए देखें, डायोड वाल्व के लिए देखें, तो डायोड वाल्व के लिए जो ग्राफ बनेगा वह कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, मतलब एक्यूरेट एक सरल रेखा नहीं बनेगी। ठीक है, एक सीधी रेखा नहीं बनेगी, कुछ टेढ़ा मेढ़ा गोल पोल कुछ भी बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका अनओमीय परिपथ, ओमीय अनओमीय परिपथ, और ओमीय तथा अनओमीय बहुत गर्मी हो रही है, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह है गत्यात्मक प्रतिरोध, डायनामिकल रेजिस्टेंस। क्या है? डायनामिकल रेजिस्टेंस। ठीक, तो डायनामिकल रेजिस्टेंस क्या होते हैं? RD इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ठीक है, ये होते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? इसे हिंदी में बोलते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। क्लियर? समझ में आ रहा है ना सबको? गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है, इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे? इसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे, यदि किसी अनओमीय परिपथ में, ठीक है, यदि किसी अनओमीय परिपथ में
विभव मतलब जो उसमें जो विभव होता है ओमी परिपथ में, यदि उसमें परिवर्तन कर दिया जाए तथा उसकी धारा में परिवर्तन कर दिया जाए तो इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध बोलते हैं, यानी कि डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर। अब हम इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटे टॉपिक की बात करेंगे, जो है अतिचालकता। जो है आपका अतिचालकता। ठीक है, अतिचालकता। ठीक, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आप ये कोई पदार्थ है, पदार्थ ले लीजिए, चालक ले लीजिए, चालक कुछ भी ले लीजिए, जो आपकी इच्छा आप ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या करेंगे, इतना ठंडा करेंगे, इतना ठंडा करेंगे, यानी कि इसको हम 0 केल्विन या 1 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन या 1 केल्विन, ठीक है, तक ठंडा करेंगे। ठीक है, जब इसको हम ठंडा कर देंगे तो उस स्थिति में क्या होता है, इस चालक की, इस पदार्थ की, इस वस्तु की जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोधकता होती है, वह क्या हो जाती है, वह अचानक शून्य हो जाती है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि यह पदार्थ जो है अचालक पदार्थ है और यह घटना अचालकता कहलाती है। माफ करिएगा, अतिचालकता कहलाती है। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे डच, उन्होंने सबसे पहले पारे में अतिचालकता देखी। पारे में अतिचालकता देखी, किसमें देखी, पारे में 4.2 केल्विन पर, मतलब 4.2 केल्विन के ताप पर उन्होंने पारे में क्या देखी, अतिचालकता देखी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था अतिचालकता। अब आपका ये जो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। आज का वीडियो मैं यहीं रोक रहा हूँ। और अब इसके बाद जो आपके 2-3 टॉपिक और बचे हैं, सिर्फ 3 टॉपिक और बचे हैं। इसके बाद जान लीजिए पहला क्या बचा है। पहला तो बचा है आपका प्रतिरोधों का संयोजन, दूसरा बचा है आपका कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ड कोड। पहला बचा है प्रतिरोधों का संयोजन, दूसरा बचा है कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ड कोड, और तीसरा जो बचा हुआ है वह है गतिशीलता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। ठीक है स्टूडेंट्स, यही 3 टॉपिक बचे हुए हैं। कौन कौन से? प्रतिरोधों का संयोजन, कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ड कोड, गतिशीलता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। और ये तीनों जो टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीनों टॉपिक जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर के जितनी भी थ्योरी होंगी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। बात समझ में आई? इस चैप्टर के जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट होंगे, इनको पढ़ाने के बाद से जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स होंगे सब पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।